अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी कोशिश होती है कि आपको डेली जो है वो न्यूज़ पहुंचाई जाएं, और बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जो हमारी वीडियोस देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो हमारी वीडियोस की बुराई करते हैं, क्योंकि उससे भी हमें मज़ीद सीखने की और अपने आप को इम्प्रूव करने की एक जैसे कहना चाहिए मौका लगता है। ख़ैर, बहरहाल हम चलते हैं और आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम आपको ज़ाहिर पाकिस्तान से शुरू करेंगे। वैसे तो ख़ैर हमें इंडिया से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अमेरिका पहुँच चुके हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो चुकी हैं। उस पे भी हम उनके विजिट के ऊपर भी मोदी जी के मुसलसल नज़र बना के रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। डिफरेंट इंडियन पैनलिस्ट हमारे साथ आते रहेंगे और वो आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। वैसे तो खैर आज मेरा ख्याल है कि बल्कि 2-3 दिन तक तो मोदी जी जो हैं वो हर तरफ छाए रहेंगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों या फिर इंडियन मीडिया हो, क्योंकि जाहिर है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो विजिट है उनका वो इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। और जो बाइडेन के साथ भी, यानी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी यकीनन उनकी जो मुलाकात है और जो मीटिंग्स होंगी उसको भी हम हाईलाइट करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, और क्योंकि इंडियन मीडिया और सब लोग ऑलरेडी मोदी जी को तो कवर कर ही रहे हैं, तो हम शुरू अपनी ही कंट्री से करते हैं। यहाँ की भी कुछ न्यूज़ हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जी आज रवाना हो गए हैं पेरिस। जी हाँ, नहीं जी नहीं, वो वहाँ पे घूमने फिरने नहीं गए, वैसे तो घूम फिर भी लेंगे, लेकिन फिर भी पेरिस के लिए रवाना हुए हैं और वहाँ पर जी वो अटेंड करेंगे। यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने जो मीटिंग अटेंड करनी है वो जी है फाइनेंसिंग पैक्ट समिट। जी हाँ, ये शहबाज शरीफ साहब ने अटेंड करनी है और वहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल चैलेंजेस पे बात करेंगे, इन्वायरमेंट पे बात करेंगे, एनर्जी पे बात करेंगे, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे। और देखते हैं कि हमारे कंट्री में तो हर तकरीबन फाइनेंस से लेकर और क्लाइमेट चेंज तक हर तरह के ही इश्यूज हैं, हर तरह के ही चैलेंजेस हैं। तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब क्या बात करते हैं और वहां से जो दूसरे लोग बात करेंगे वो यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उनको सुना जाए और उस चीज को फॉलो भी किया जाए। हम बात कर रहे थे मोदी जी की, तो मोदी जी की बात करें तो फिर हमारे मिनिस्टर्स कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं आजकल। उनका कहना यह है कि जी हमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट पे कोई एतराज नहीं है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, एतराज आप कैसे कर सकते हैं, एतराज करने वाले हम हैं कौन, और हम एतराज कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हर किसी का फोकस ये है कि जब कल, यानी जो है जब नरेंद्र मोदी जी एड्रेस करेंगे वहां पे पार्लियामेंट में, और वहां की जो कांग्रेस है वहां पर उनको जो दावत दी गई है एड्रेस करने की, तो वो क्या बात करेंगे किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। इंडियन पैनलिस्ट भी जो है वो ब्लैंक है, वो कह रहे हैं जी कोई अभी तक जो है वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बताया नहीं गया है कि क्या बात हो रही है या क्या बात करेंगे मोदी जी। लेकिन ये जरूर है कि अगर यही चीज पाकिस्तान की तरफ से होती और अगर पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से दावत दी गई होती, तो यकीनन वो क्या बात करेंगे सबको पता होता है। इसकी वजह ये है कि हमें सिवाय कश्मीर कश्मीर करने के कुछ और करना नहीं होता। चाहे हम किसी भी जगह किसी भी मीटिंग में जाएं, कुछ उधर कोई भी बात हो रही हो, हमने कश्मीर कश्मीर करना होता है और हम वही करके आए होते। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है वो कम से कम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो बात होगी, जो एड्रेस होगा, उसके बारे में अभी तक लोगों को कुछ मालूम नहीं है ठीक से कि वो क्या एड्रेस करने जा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अगर यही चीज पाकिस्तान के साथ होती तो शायद सिवाय कश्मीर के हम कोई बात ना करते। हालांकि बहुत से इश्यूज हैं जिस पे बात की जा सकती है और बात करनी भी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जब भी कहीं जाते हैं वो सिवाय कश्मीर के कोई दूसरी बात नहीं करते। बात हम करेंगे जी असद उमर साहब की। असद उमर साहब का कहना ये है कि पीटीआई का जो हाल हुआ है वो उसके चेयरमैन यानी कि इमरान खान साहब की गलत पॉलिसीज की वजह से हुआ है, और इसके ऊपर असद उमर साहब को
देर टका के पीटीआई वाले लगे हुए। और उनका कहना ये है कि असद उमर साहब को हरगिज ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी और ये उन्होंने बड़ा ही गलत किया है। लेकिन बहरहाल असद उमर साहब ने जो है वो इतराज कर दिया है। असद उमर साहब ने जो है वो एक तरह से इमरान खान साहब को कटहरे में ला दिया है कि जी खान साहब की जो पॉलिसीज हैं या पॉलिसीज थी वो कुछ ठीक नहीं थी। बात हम करेंगे गुलाम सरवर खान साहब की, जो कि पीटीआई के मेंबर हैं और उससे पहले जी पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं। गुलाम सरवर खान साहब को इस्लामाबाद से अरेस्ट कर लिया गया है और उनके ऊपर भी वही इल्ज़ाम है कि जी 9 और 10 मई को जो कुछ हुआ उसके पीछे इनका हाथ था या उसमें ये शामिल थे। इसके ऊपर जी इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। मगर अब देखते हैं कि कब इनको जो है वो रिहाई मिलती है या ये भी आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे जी मेरा तो पीटीआई से कोई लेना देना ही नहीं, मैं तो सियासत से भी अलग हो रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ 2 वीक्स के लिए सियासत से अलग हो रहे हैं जिन लोगों ने अनाउंस किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी ना किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बात करेंगे फैसल वावडा की। जी हाँ, फैसल वावडा साहब जो हैं उनका कहना ये है कि उनका भी यही कहना है कि इमरान खान साहब का टाइम फिलहाल के लिए जो है वो बड़ा ख़राब चल रहा है। जो हालात हैं इस साल के आखिर तक 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। ये कहना है फैसल वावडा साहब का कि जो हालात चल रहे हैं उस हालात के चलते जो है इस साल के आखिर तक, यानी जो साल अभी चल रहा है उसके आखिर तक 9 मई के मास्टरमाइंड यानी कि 9 मई को जो कुछ हुआ जीएचक्यू में और दूसरी जगहों पे पाकिस्तान में आपने देखा है कि क्या हंगामा था, तो उसके मास्टरमाइंड इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। इमरान खान के लिए बहुत देर हो चुकी है और चाबी जो है वो कुएं में फेंक दी गई है। ये कहना है जी फैसल वावडा का, जो कि टॉक शो में एक बार फौजी बूट लेके भी पहुंच गए थे और जो कि खुद भी एक एस्टेब्लिशमेंट के ही करता धरता है या एस्टेब्लिशमेंट के ही एक मोहरे के तौर पे काम करते हैं। और बहुत से लोगों का यही कहना है कि इनको भी एस्टेब्लिशमेंट ही लाई थी, जैसे इमरान खान को या बाकी, वैसे तो हर एक कोई एस्टेब्लिशमेंट लाई होती है। लेकिन बहरहाल फैसल वावडा साहब के बारे में भी यही कुछ कहा जाता है। लेकिन अब इसके बाद फैसल वावडा साहब क्या कहते हैं, उनके बहरहाल उनकी एक के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो आती जा रही हैं। बात हम करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान के साथी जो है यानी कि दूसरे मौलाना उनके साथ जो आपको नजर आ रहे हैं मौलाना गफूर हैदरी, जी हाँ यही नाम है उनका मेरे ख्याल से, मौलाना गफूर हैदरी साहब। उनका कहना ये है कि जी जो सी पैक है, चाइना का जो सी पैक है, चाइना जो सी पैक बना रहा है या उस पर काम चल रहा है, उसका आइडिया चाइना को मौलाना फजलुर रहमान ने दिया था। जी हाँ, ये बात कही गई है और हैरत की बात ये है कि अभी तक चाइना की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, वरना चाइना वालों को तो एकदम से नाराज होना चाहिए था कि ये मौलाना साहब जो हैं वो इस किस्म की बात कैसे कह रहे हैं। और बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान की अकल तो आप सब जानते ही, तो हो सकता है कि चाइना जो है वो सी पैक बनाने में इंटरेस्टेड ही ना हो, उसके दिमाग में दूर दूर ऐसा कोई भी आइडिया ना हो और मौलाना फजलुर रहमान ने ही चाइना को ये आइडिया दिया हो। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये तो बहरहाल मौलाना साहब के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक वीडियो। ये थे जी इमरान खान साहब जो काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इनसे बात क्या हो रही थी वो भी आपकी अहलिया के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई है। फिरदौस आशिक अवान भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर उनके खिलाफ इल्जामात लगा रही हैं। अलीम खान ने भी एक इंटरव्यू दिया है। क्या कहेंगे, इतने संगीन नोयत के इल्जामात लगा रहे हैं, आपके करीबी साथी थे। अलीम खान ने तो आपका व्हाट्सएप जो पैगाम है वो भी टीवी पर पढ़ के सुना दिया। कितना इंसान गिर सकता है, मैं हमेशा हैरत होती है लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। जी, ये थे इमरान खान साहब जिनके साथियों के बारे में बताया जा रहा था कि जो पहले उनके साथी रह चुके अलीम खान साहब वगैरह। अब तो खैर बहुत टाइम हुआ कि अलीम खान हो चाहे जहांगीर तरीन खान साहब, उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी ने जो मैसेजेस किए हैं उन लोगों को, उनको उन्होंने टीवी टॉक शो में पढ़कर भी सुना दिया। उस पर इमरान खान साहब का कहना था कि लोग कितने गिर सकते हैं, हैरत होती है। लेकिन खान साहब
जब आपकी गवर्नमेंट थी उस वक्त आपकी गवर्नमेंट में जो कुछ हो रहा था, जो कुछ गिरी हुई हरकतें हो रही थी, उसके ऊपर तो आप कोई बात नहीं कर रहे थे और बिल्कुल खामोश थे। अगर आपने उस वक्त आवाज उठाई होती और दूसरों का साथ दिया होता गलत चीज में, लोगों को आपने जेल में ना डाला होता, तो शायद आपके साथ ऐसा ना होता। लेकिन खैर, फिर भी इमरान खान साहब की इस तरह की जो वीडियोस या फुटेजेस आ रही हैं वो देखकर हमें अब अफसोस होता है खान साहब की हालत पे। लेकिन खान साहब को ये बात मान लेनी चाहिए कि जी उनके लाने वाले जो थे, यानी जो एस्टेब्लिशमेंट उनको लाई थी, फिलहाल उनको दोबारा लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कुछ थोड़ा सब्र कीजिए, हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपकी बारी दोबारा आ जाए। बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो। सलामकुम सर, मियाँ साहब से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। जी जी। सर, इलेक्शन पे डिस्कशन होगी। जी, ये थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब लंदन पहुंचे हैं मियां नवाज शरीफ, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान से पहले, जब उनको हटाया गया था उसके कुछ अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो चले गए थे लंदन, और तब से वो वहीं पर हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब लंदन पहुंचे हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी शुमार उन लोगों में किया जाता है जो काफी हद तक नाराज हैं पीएमएलएन से और उसकी पॉलिसीज से। और उनका यही कहना है कि जी इस तरह से कई चीजों में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कई चीजें जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट लेकर आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर जो है एतराज किए हैं उन्होंने। और उनका कहना यही है कि जी ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। उनके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमें इसी किस्म की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के बाद कौन सी नई बात लेकर जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब आते हैं। बात हम करेंगे मुसद्दिक मलिक साहब की। मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं आजकल, और उनका कहना ये है कि अब हम इस्तेमाल करेंगे प्लान बी। जी हाँ, उनका ये कहना है कि आईएमएफ क्योंकि हमें लोन नहीं दे रहा है, मांग मांग के हम थक गए। जरा सी भी शर्म होती, 4 आने की भी शर्म होती ना, उनमें 2 टके की भी शर्म होती, तो शायद वो अभी तक हमें पैसे दे गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अब जी मुसद्दिक मलिक साहब का कहना ये है कि जी अब हम चले जाएंगे प्लान बी। और प्लान बी ये है कि जी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं पाकिस्तान के साथ, अब खुदा जाने कौन फ्रेंडली कंट्रीज है, मुझे तो सिवाय चाइना के कोई दिखाई ही कोई नहीं दे रहा है। लेकिन बहरहाल मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं और वो मिनिस्टर है, तो उनकी बात को तो हमें मानना ही होगा। तो यकीनन कोई ना कोई फ्रेंडली कंट्रीज ऐसी होंगी जो पाकिस्तान के साथ अभी भी फ्रेंडली होंगी। वरना तो कहते हैं कि जी उधार मोहब्बत की कैंची है और उधार दोस्ती की कैंची है, पता नहीं किस किस की कैंची है, लेकिन वो बहरहाल वो हम सब पे चला चुके हैं। बस एक भारत रह गया, लेकिन भारत असल में हमारे साथ फ्रेंडली कंट्री है ही कोई नहीं, वो तो हमारे दुश्मन है। लेकिन फिर भी दुश्मनी निकालने का ये भी एक अच्छा तरीका था कि हम उनसे पैसे मांग लेते। और मोदी जी के पास वैसे इतने पैसे आजकल रखने की जगह नहीं मिल रही उनको, तो वो हमारे हमें दे देते कुछ टाइम के लिए। लेकिन खैर वो तो हम नहीं जा रहे उनकी तरफ, लेकिन हो सकता है चले भी जाए कभी। क्योंकि मैंने इतनी बार कहा है, इतनी बार मैं बार बार अपने शोज में और वीडियोज में बात करती रहती हूँ, हो सकता है किसी के दिमाग में या किसी के भेजे में मेरी बात चली जाए। लेकिन खैर इस वक्त हम भारत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे पाकिस्तान की। हम बात कर रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब की। तो मुसद्दिक मलिक साहब का कहना यह है कि जी फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगी और वो पाकिस्तान में अपना पैसा लाके लगाएंगी, और जिसकी वजह से हम खुशहाल हो जाएंगे और हमें जो है आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने आईएमएफ का पीछा छोड़ दिया है और आईएमएफ को छोड़कर हम फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि जी प्लान बी है बकौल मुसद्दिक मलिक साहब के। यानी कि अब हम प्लान बी की तरफ गए हैं। वो ए तो हमारा फेल हो ही गया है, अब देखते हैं बी कितना चलता है, उसके बाद कोई सी और डी प्लान भी हो सकता है मुसद्दिक मलिक साहब के पास हो। इसलिए कि फ्रेंडली कंट्रीज के नाम उन्होंने नहीं बताए। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी ऐसी फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, जो इस बात के लिए तैयार हैं कि उनका पैसा यहाँ पर लगा दिया जाए। और यकीनन अगर फ्रेंडली कंट्रीज ऐसा कह रही हैं तो कुछ को नाम रखा होगा ना उनके माँ बाप ने उनका, मतलब कोई तो नाम होता है ना हर एक का, तो कंट्री का भी नाम होता है। इसी तरीके से कोई तो नाम होगा ना। तो मुसद्दिक मलिक साहब नाम तो बता दीजिए वो कौन सी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमने उनके लिए जो है मिठाइयाँ मंगानी है, हमने उनको हार फूल पहनाने, हमें उनका शुक्रिया अदा करना है कि जी आप जो है वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं
और आप हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, जिसकी वजह से हमने IMF को ठुड्डा मार के साइड में कर दिया है। लेकिन बहरहाल कंट्री के नाम नहीं बताई, यकीनन कोई सीक्रेट बात होगी, वरना तो आपको पता ही है हमारे मिनिस्टर तो सारा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब तो जो सुबह से टीवी चैनल्स में बैठते हैं तो रात तक जो है राना सनाउल्लाह साहब टीवी से नहीं हटे होते, या तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटते हैं तो किसी ना किसी जो टीवी चैनल है उसके साथ फोन पे बात कर रहे होते हैं, फोन पे बात करके हटते हैं तो बस डिनर करने के बाद वो रात को जो है वो जियो टीवी पे बैठ जाते हैं और जियो टीवी वालों के साथ वो बातें करते रहते हैं, घंटे वो उनको बताते रहते हैं मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन ये वो जो कर रहे हैं वो करते किस टाइम में, ये मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप सारा दिन हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो टीवी चैनल पे बैठे रहते हैं तो पता नहीं ये काम किस वक्त करते हैं। क्योंकि मैंने तो नहीं देखा किसी भी कंट्री के, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कोई दुनिया की कंट्री हो, कि उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो सारा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं और रात को टॉक शोज में आ जाते हो और उसके बाद बैठ के एक दूसरे को कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन ये लोग काम किस वक्त करते हैं, ये अगर ये लोग मुझे बता दें तो मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये काम किस वक्त करते हैं। सारा दिन तो बैठ के टीवी पे बातें करते रहते हैं या फिर टॉक शोज करते रहते हैं, या कुछ ना कुछ नहीं मिलता तो फोन पे बात कर लेते हैं, हर जगह से बात कर लेते हैं, घर से भी बात कर लेते हैं, ऑफिस से भी बात कर लेते हैं, गाड़ी में बैठ के भी बात कर, गाड़ी चल रही है और जी ये टीवी पे लगे हुए। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म के लोग हैं और आखिर ये चाहते क्या है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए इनको मीडिया से और टीवी चैनल्स पे आने से तो थोड़ा सा कंट्री के लिए भी कुछ काम कर लें तो बेहतर होगा। बहरहाल हम जी बात करेंगे आर्मी चीफ की। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम सलीम, एक मिनट, हाँ आसिम सलीम बाजवा, पता नहीं मुझे ये आसिम सलीम बाजवा क्यों इतना ज्यादा जो है वो याद रह जाते हैं, जबकि नहीं वो आर्मी चीफ तो नहीं है ना। एक मिनट जी, तो मैं बात कर रही थी आर्मी चीफ की, आसिम सलीम बाजवा नहीं, सॉरी एक तो पता नहीं आसिम सलीम बाजवा में क्या मुझे याद हो गए बेचारे के ऊपर। मैंने इतने शोज किए कि मैं तो कहती हूँ कि अगर जरा सी भी शर्म होती ना तो वो अपने एक दो पिज्जा फ्रेंचाइज मेरे नाम करके मेरा मुंह बंद करवा चुके होते कि बस कर दो बीवी, मेरे बारे में शो मत किया करो। लेकिन लगता है कि या तो उनको कोई असर नहीं हो रहा या फिर वो शो ही नहीं देख रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे शो ना देखते हो? मेरे शो तो सभी देखते हैं और खासतौर पर हमारे भाई लोग तो बड़ी आंखें फड़ के देखते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मेरे शोज नहीं देखे, लेकिन देखे ही होंगे, लेकिन पता नहीं अभी तक पिज्जा फ्रेंचाइज मेरे नाम नहीं किया। मैं कहती एक भी कर दे अमेरिका का पिज्जा फ्रेंचाइज तो बस ठीक है सर, फिर मैं आपके जो है ना गुन गाने लगूंगी, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा उन्हें। खैर छोड़िए, साइड पे करते हैं, खुड्डे लाइन लगाते हैं उनको, वैसे भी वो खुड्डे लाइन लग चुके हैं। लेकिन बात हम कर रहे थे जी जनरल आसिम मुनीर की, एक दो दोनों के नाम का फर्स्ट नेम एक जैसा ना, इसलिए मैं गड़बड़ कर गई थी, सॉरी। जी हाँ, तो जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे थे हम। तो जी अभी जो है वो एक मीटिंग की गई गवर्नमेंट के साथ, जिसमें जनरल साहब भी मौजूद थे, यानी कि हमारे आर्मी चीफ भी मौजूद थे। और आर्मी चीफ ने हर तरह से जो है वो गवर्नमेंट को इस बात के लिए जो है वो गारंटी दी है कि जी आर्मी फौज एजेंसीज जो हैं वो इकोनॉमी को सही करने के लिए, इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल। बस खबर इतनी ही थी, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, बस सोचिए कि मैंने क्या कहा है। तो बहरहाल अच्छी बात है जी अगर सब लोग साथ खड़े हैं गवर्नमेंट के। लेकिन गवर्नमेंट कितने दिन की मेहमान है ये किसी ने नहीं बताया। गवर्नमेंट जी जाने वाली है और गवर्नमेंट के जो है वो टेन्योर खत्म होने वाला है और उसके बाद आ जाएंगे जी केयर टेकर गवर्नमेंट। तो इसलिए इस तरह के वादे जो है ना वो 2-2 महीने के लिए कर लेने चाहिए, अच्छा रहता है, जरा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना दुनिया के ऊपर। लोग कहते हैं देखो सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये और बात है कि वो जो साथ मिलकर काम करने वाले हैं उनमें से एक ग्रुप यानी कि गवर्नमेंट का ऐसा है कि वो कुछ ही दिनों के मेहमान है और उसके बाद वो चले जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल इकोनॉमी पे काम करेंगे, कौन करेगा और कैसे करेगा ये अभी तक किसी ने कुछ खास तरीका नहीं बताया। बस ये कहते जी हम इकोनॉमी पे काम करेंगे, मगर कैसे, मतलब क्या प्लान है आपके पास, या आपके पास भी वही मुसद्दिक मलिक साहब की तरह कोई प्लान भी है जिसके ऊपर आपने काम करने का सोचा है, या सचमुच आपके पास प्लान है? या फिर ये साहब को देखिए, ये क्या एरिजोना, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, फ्रांसिस्को, वेस्ट हॉलीवुड, सैन जोस, सांता मोनिका, कोलोराडो, डेनोर, कोलंबिया, फ्लोरिडा, मियामी, जॉर्जिया, अटलांटा, इंडियाना, मिशिगन, न्यू जर्सी, मिसूरी, न्यूयॉर्क, अटलांटिक सिटी, ओहियो, कोलंबस, पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया, साउथ कैरोलिना, टेक्सास, डैलस,
एरिजोना, वर्जीनिया, वाशिंगटन डीसी, मिनेसोटा, ओरेगन, पोर्टलैंड, विस्कॉन्सिन, मेडिसन। जी, ये थे साबिर शाकिर साहब जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। खैर आजकल वो भागे हुए हैं, दौड़े हुए हैं और इमरान खान के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे। और जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी उन्हीं दिनों लंदन या अमेरिका कहीं निकल चुके हैं। लेकिन बहरहाल इस किस्म की वीडियोस उनकी भी आती रहती हैं। बात हम करेंगे जी जो कराची के नए मेयर बने हैं मुर्तज़ा वहाब साहब की। मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना ये है कि वो 100 डेज में जो है वो कराची को एक नया शहर बना देंगे, कराची को बदल देंगे। और देखते हैं, क्योंकि इस तरह के 100 डेज और इस किस्म की बातें हम इमरान खान साहब से भी सुनते आए हैं, जिन्होंने कई बार कई तरह के दावे किए। बहरहाल हम आगे बढ़े और हम आपको बता दें, रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब की जो बेगम है, उनको पंजाब में शराब के यानी सुबह पंजाब में शराब के 650 परमिट जारी करने पर जो है वो अदालत ने बुलाया है और कहा यह जा रहा है कि जी उन्होंने शराब के 650 परमिट जो है वो जारी किए हैं। बहरहाल वैसी तो कोई बात नहीं, लोग पीते हैं, परमिट दें या ना दें, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो अल्कोहल जो है वो किस तरह से इस्तेमाल की जाती है और कितनी की जाती है ये सारी दुनिया को पता है। बाकी हम जो नौटंकियां हम करते रहते हैं वो हमारी अपने साथ ही चल रही हैं। बात हम करेंगे, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक जो है वो होली मनाई जा रही थी। एक फेस्टिवल, होली का जो बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल होता है वो मनाया जा रहा था और उसके ऊपर जो है वो कई लोगों ने एतराज़ात किए। बहुत से ने, खैर मेरे समेत ये कहा कि जी अभी तो होली कोई है ही नहीं, तो पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई फेस्टिवल था कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में और वहां पर एक जो है होली का भी इवेंट रखा गया था और कल्चरल इवेंट था। तो उसमें ये भी दिखाया गया कि होली भी मनाई जाती है। लोगों ने बहुत एंजॉय किया, जितने स्टूडेंट्स थे और इवन टीचर्स ने भी होली के फंक्शन में हिस्सा लिया। और आप देख सकते हैं कि काफी वहां पर म्यूजिक रहा और होली खेली गई और बहुत खूबसूरत लगा कि लोगों ने इस तरह से जो है वो होली मनाई और बहुत इंजॉय किया। इस फेस्टिवल को देखकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके साथ ही साथ जी अब जो न्यूज़ आ रही हैं वो ये कि तरह तरह के जो है वो एतराज़ात चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जी इसके ऊपर अब पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि इस्लामाबाद के किसी भी एजुकेशनल इदारे में जो है वो इस किस्म का कोई इवेंट नहीं हो पाएगा। और जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो टीचर हैं, जो वाइस चांसलर और दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी जो है ऑब्जेक्शन किया है और कहा कि हम बिल्कुल इस चीज को प्रोमोट होने नहीं देंगे। अब कहना ये था कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम लग रही है इस तरह से फेस्टिवल्स मनाने में, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, उन सबको मेरी ऑफर है कि जी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आप लोगों का किसी अच्छे हॉस्पिटल से आपका मेंटल ट्रीटमेंट और मेंटल चेकअप कराती हूँ कि आखिर आप लोगों के दिमाग में वो कौन सा कीड़ा है जिसकी वजह से आपको जो है वो फेस्टिवल मनाने में प्रॉब्लम नजर आती है। बाकी तो आप हर जगह दुनिया में जाकर किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहां पर फौरन ही मस्जिद बनाना शुरू हो जाते हैं। वहां पर आप ईद और बकरा ईद और क्या कुछ अपने फेस्टिवल जो है दूसरों के सर पे थोप रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हमें ये मनाने दिया जाए। उसके साथ आप चाहे भारत हो या कोई दूसरी कंट्री हो, वहां पर जब आपके फेस्टिवल्स आते हैं तब भी आप बहुत शोर मचाते हैं कि जी हमारे ऊपर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, जी हमें तो ऐसे नहीं करने दिया, हमें तो वैसे नहीं करने दिया। लेकिन जब किसी और जगह के या किसी और लोगों के या किसी और रिलीजन के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो कि हमेशा से ये होली, दिवाली और बसंत हमेशा से पाकिस्तान में मनाया जाता था, लेकिन अब ये कौन से नए किस्म के जो है जरासीम इन लोगों के अंदर आए हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है इस किस्म की बातें कर रहे हैं और इस किस्म की बातें करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी गई है, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और शायद गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो, जो भी गवर्नमेंट आती है या जो भी स्टैब्लिशमेंट होती है वो भी तो रिलीजन का ही चूना जो है वो पब्लिक को बेच रही होती है। और इसके अलावा उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता कि हर वक्त रिलीजन का चूरन जो है बेचा जाए। यही बात ज़ियाउल हक ने की, वही बात भुट्टो साहब ने की और वही हमने नवाज शरीफ और फिर इमरान खान को भी यही कुछ करते हुए देखा। बात अगर रिलीजन की आ गई है तो चले मैं आपको एक वाकया और सुना देती हूँ पाकिस्तान का, 2 दिन पहले का है। और जी ये कारी है, कारी यानी जो कुरान पढ़ाते हैं,
इस आदमी का नाम है रिजवान और इसने अपने मदरसे में आने वाले एक 8 साल के बच्चे के साथ रेप किया और उसके बाद उसको मदरसे की छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो बच्चा कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई और इस आदमी को ना कोई शर्म है ना कोई गैरत है। इसने अपना जुर्म खुद खुद कबूला है और इसने बताया है कि इसने बिल्कुल इस तरह से उस बच्चे के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसको मदरसे की छत से नीचे फेंक दिया। इसकी शक्ल देख लीजिए, ये लाहौर के इलाके रायवड, जो कि नवाज शरीफ साहब का इलाका कहलाता है रायवड, ये वहां का है और वहीं के मदरसे में ये सब कुछ हुआ है। मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से देख रहे हो, उन सबसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को इन मौलवियों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन मदरसों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन ये जो कुरान पढ़ाने के बहाने आते हैं लोग कारी और क्या कुछ मौलवी, उनसे दूर रखिए। अगर आप अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चों की जानें ना जाएं, आपके बच्चों को तकलीफ ना हो, तो आपको इन मदरसों से, इन मौलवियों से और इस किस्म के कारी जो आते हैं, इनसे आपको अपने बच्चों को बचाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे उस मासूम 8 साल के बच्चे के साथ हुआ, वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो प्लीज अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए और उनको इस किस्म के लोगों के हत्थे मत चढ़ने दीजिए। जितना हो सके इन लोगों से बचाइए। इन मदरसों के खिलाफ भी रोड पे निकलिए। आप लोग वैसे तो हर बात के लिए रोड पे निकल आते हैं प्रोटेस्ट करने, इस चीज के लिए क्यों कोई बाहर नहीं आता? बाहर आइए, इन मदरसों को बंद करवाइए, इन मौलवियों को अरेस्ट करवाइए और इनको फांसी पे लटकवाइए। ये ऐसे छोड़ देने या जेल में सिर्फ रहने के काबिल नहीं है। इनको सजा होनी चाहिए, इनको मौत की सजा होनी चाहिए, जिस तरह से ये मासूम बच्चों के साथ करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हम कई दिनों से, बल्कि कई सालों से हम ये देखते चले आ रहे हैं और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। पता नहीं किस बात से लोग डरते हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह के लोगों को जो है वो अरेस्ट करना चाहिए और सजा देनी चाहिए। अब देखते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना काम करती है और क्या ये आदमी अरेस्ट होगा। अगर अरेस्ट हुआ तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसको दोबारा छोड़ दिया जाए किसी दबाव में आके, जो कि अक्सर यहाँ पे जो रिलीजियस पार्टीज हैं वो आ जाती हैं सपोर्ट के लिए। तो इन लोगों को प्रॉपर सजा होनी चाहिए, चौक पे लटका देना चाहिए और साथ साथ इनके मदरसे भी बंद हो जाने चाहिए। मदरसों को लगाइए ताला और उनकी जगह खोलिए स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और लाइब्रेरीज, जहां पर कोई अक्ल की बात पढ़ सकें बच्चे, बजाय इसके कि इस किस्म के हादसे हों और बच्चे अपनी जान से जाएं। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कल का भेजा फ्राई देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।